हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निवेदिता चंदन ऑफिशियल। मैंने अपना लास्ट ब्लॉग डाला था सैन फ्रांसिस्को टू इंडिया। मैंने बताया था कि उसको मैं 2 पार्ट में डालूंगी क्योंकि एक ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता। तो मैंने फर्स्ट पार्ट शूट किया था सैन फ्रांसिस्को टू इस्तांबुल एंड मैं इसको स्टार्ट करने जा रही हूँ इस्तांबुल टू इंडिया। तो अभी मैं फ़्लाइट से मेरी फ़्लाइट लैंड कर चुकी थी इस्तांबुल में। वहाँ से फ़्लाइट से निकलने के बाद फिर अभी आपको पता होगा कि जब भी हम की कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है तो कनेक्टिंग हो या डायरेक्ट हो, बट जब भी हम लैंड करते हैं तो हम अराइवल वाले पॉइंट पे होते हैं। लेकिन चूंकि मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी तो मुझे अभी डिपार्चर वाले प्लेस पे जाना होगा। तो अब मेरे लिए बिल्कुल ही नया था क्योंकि इससे पहले मैं कभी इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं की थी। तो मैं भी यहाँ पे थोड़ी देर निकलने के बाद मैं ट्राई कर रही थी कि अभी अराइवल से डिपार्चर पे जाने के लिए कनेक्टिंग रूट किधर से है। फिर तो एक्चुअली यहाँ पे लैंग्वेज की मुझे बहुत इशू हो रही थी। तो फिर मैं कुछ लोगों को भी फॉलो कर रही थी और कुछ इंक्वायरी भी कर रही थी। अभी मुझे बाद की प्रोसेस तो बाद में की जाएगी, इमिग्रेशन सिक्योरिटी चेक इन वगैरह। अभी मुझे जानी थी बस डिपार्चर तक। तो वही पहले तो मैं गलत रास्ते पे चली गई। मैं ही नहीं बल्कि मोस्टली पैसेंजर्स। फिर हम लोग मैंने ही ये भी पता किया ये इस डिस्प्ले बोर्ड से कि हाँ हम लोग गलत रूट पे थे। फिर हमें पता समझ में आई कि हमें डिपार्चर के लिए किधर जानी है। फिर हम सही रास्ते पे आए। अभी डिपार्चर की ओर हम जा रहे हैं। एक्चुअली इस्तांबुल एयरपोर्ट बहुत ही बड़ी एयरपोर्ट है। ये एक्चुअली फोर्थ एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड है जो कि 5 स्टार रेटिंग की एयरपोर्ट कोविड के टाइम में रजिस्टर्ड हुई थी। उसमें से एक ये भी एयरपोर्ट थी। वैसे अभी तक वर्ल्ड वाइड टोटल 11 5 स्टार एयरपोर्ट है जिसमें एक ये भी है। इनफैक्ट यूरोप की 3 है। एक है म्यूनिक एयरपोर्ट, एक है इस्तांबुल और एक है रोम जो कि 5 स्टार अवार्डेड है। ये गाड़ियाँ हैं जो कि जिन पैसेंजर को हेल्प चाहिए होती है उनके लिए है। फिर अभी मैं यहाँ पे मुझे इतना तो समझ में आ रहा था कि इमिग्रेशन के लिए यहाँ पे आना है, बट किधर जाना है एग्जैक्टली किस लोकेशन पे जाना है। तो फिर मैं इंक्वायरी कर रही थी, तभी सब पता चला कि यहाँ से इमिग्रेशन प्रोसेस करके फिर मुझे दूसरे जगह जानी है फाइनल डिपार्चर के लिए। तो एक्चुअली अभी इमिग्रेशन के लिए हम जा रहे थे। मेरे साथ कुछ और भी पैसेंजर्स थे, उनको वो गए थे एक्चुअली घूमने के लिए, टूरिस्ट थे। तो उन्हें भी ज़्यादा समझ में नहीं आ रही थी। तो मैं उन्हें भी बता रही थी। ये अभी आप देख पा रहे होंगे जो उन्होंने पलट के मेरे से पूछा, वो मेरे ही साथ आ रहे थे, उन्हें समझ में नहीं आ रही थी। तो मैं उन लोगों को भी कैरी कर रही थी। फिर रास्ते में आकर के मुझे कुछ और पैसेंजर्स मिले। एक कपल थे, अंकल आंटी थे। उनको भी वो भी एक्चुअली वो मेरे साथ सैन फ्रांसिस्को ही से ही थे। तो वो मेरे को एयरपोर्ट पे भी नोटिस कर रहे थे, बट वहाँ पे मेरी बात नहीं हुई थी। फाइनली इस्तांबुल में आकर के उन्होंने मेरे से हेल्प मांगी थी। फिर मैं उनको अच्छे से हेल्प करके फिर मेरे साथ वो लोग भी दिल्ली आए थे। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ सिक्योरिटी चेक इन वाले एरिया में। यहाँ पे मैं डिस्प्ले बोर्ड पे अपने फ़्लाइट की टाइम टेबल एंड गेट नंबर देखने की कोशिश कर रही थी, बट काफ़ी टाइम खड़े रहने के बाद भी मुझे यहाँ पे इस डिस्प्ले बोर्ड पे दिखी नहीं। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हुई, थोड़ी सी डरी, क्योंकि मुझे लगा जो ऐसा तो नहीं मैंने ही नोटिस नहीं करा है और फ़्लाइट की टाइमिंग चेंज हो गई होगी, अदरवाइज़ कैंसिल हो जाती है। मैं यही ढूंढ रही थी जो कहीं तो दिखे, किसी किधर भी डिस्प्ले बोर्ड पे दिखे। क्योंकि काउंटर पे मैंने पूछा तो उनने कुछ भी नहीं बताया। इनफैक्ट उन्होंने जो भी बताया वो मेरी भी समझ में नहीं आई, क्योंकि उनकी लैंग्वेज उनको इंग्लिश प्रॉपर आती नहीं थी। वो टर्किश में कुछ बोले। जब मैंने उनको ऑब्जेक्शन किया तो उन्होंने जिस तरीके से समझाया मुझे समझ में नहीं आया। फिर फाइनली एक चीज़ मुझे समझ में आई, आप जब भी कभी इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे होते हो तो आपको इंसान से ज़्यादा मशीन पे भरोसा करना होता है। फाइनली मुझे मैं दो इंक्वायरी काउंटर पे पूछा, कुछ समझ में नहीं आया। मुझे एक मशीन दिखी, मैंने वहाँ जा कर के फिर इसको थोड़ा सा रीड किया, थोड़ा सा स्कैन किया गूगल पे, फिर मुझे समझ में आ गया। फिर मुझे यहाँ से समझ में आई कि डिस्प्ले बोर्ड पे क्यों नहीं मेरे फ़्लाइट की कुछ भी इन्फॉर्मेशन थे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसमें लिख रखा है द गेट नंबर दैट बिलोंग्स टू योर फ्लाइट इज़ नॉट अवेलेबल येट, प्लीज़ चेक इन अगेन एट 6:15।
18:15 है, इट मीन्स 6:15, मतलब कि मैं बहुत अर्ली आ गई थी। यहाँ पे मेरी सिक्योरिटी चेक इन वगैरह हो गई थी। मैं रिलैक्स होके बात करते हुए अभी मैं बात कर रही थी वीडियो कॉल में। मैं एयरपोर्ट पे घूम रही थी, कुछ एक्सप्लोर कर रही थी। अभी मैं पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी थी। यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, यहाँ पे गर्ल्स का सिक्योरिटी चेक इन नहीं होता है। एंड जो भी यहाँ के स्टाफ भी हैं उनके ड्रेसेस भी काफ़ी वो पर्दा प्रथा वाले होते हैं, जो यहाँ के प्रॉपर स्टाफ हैं। लगभग 5 घंटे बैठने के बाद मेरी वेटिंग टाइम कंप्लीट हुई। अभी मेरी टाइमिंग हो गई थी डिपार्चर के लिए, तो मैं अपने लाउंज से बाहर आ गई थी। अभी मैं जा रही थी डिपार्चर गेट की ओर। तो मुझे आइडिया तो पहले से थी नहीं, बट इस 5 आवर में मैंने लगभग इस एयरपोर्ट को एक्सप्लोर कर लिया था। तो मैं अभी विदाउट कट किए हुए एयरपोर्ट का इनसाइड व्यू दिखलाती हूँ, क्योंकि एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है। ये पहले था अतातुर्क एयरपोर्ट थी, जो कि वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट थी यूरोप की 2013 तक। लेकिन उस एयरपोर्ट की प्रॉब्लम ये थी कि वो 3 तरफ से शहर से और एक तरफ मरमरा सागर से घिरी हुई थी, तो उसका एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए उस इस्तांबुल एयरपोर्ट को बनाया गया था। 5 रनवे के साथ इस्तांबुल एयरपोर्ट पर ईयर 200 मिलियन पैसेंजर्स को कैरी करेगी। ये इस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है। और उसके बाद ये वर्ल्ड की सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट बन जाएगी, क्योंकि अभी ये कंस्ट्रक्शन चालू ही है इसे। फिलहाल अभी मैं अपने गेट ढूंढ रही थी, फिर मुझे थोड़ी देर बाद हेल्प लेना पड़ा। अभी जो सामने में दिख रहे हैं उनसे मैंने पूछा, हे कैन यू हेल्प मी, वेयर इज B14? B14 yes, end of the corridor, downstairs, right end of the corridor. ओह थैंक यू। B9A. ऐसे ही इनकी लैंग्वेज होती है। इट्स ओके। या हाय, कम विद मी, आई एम गोइंग अपस्टेयर, कम। यहाँ पे मुझे वो जिन अंकल आंटी के बारे में मैंने पहले बताया था वो मिल गए थे। फिर वो उनको भी मैं अपने साथ, क्योंकि सेम फ्लाइट थी हमारी दिल्ली तक की, फिर हम दोनों साथ साथ ही आए। उनको कुछ समझ में नहीं आया था, क्योंकि वो अपने ग्रुप के साथ गए थे टूरिस्ट बन के, बट वहाँ पे उनके कोई रिलेटिव रहते थे, तो उनके ग्रुप वापस आ गए थे और वो वहाँ रह गए थे, तो उनको ज़्यादा आइडिया नहीं थी। अभी आप देख सकते हैं इंटरनल व्यू ऑफ इस्तांबुल एयरपोर्ट। ये एरिया है हैंडीकैप लोगों के लिए, उनके लिए ही ये स्पेसिफिक गाड़ियाँ बनाई गई है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सही से चल नहीं पा रहे थे, तो स्पेसिफिक एरिया डिसाइडेड है। काफ़ी दूर चल के मैं थक गई थी। अभी मुझे डाइट कोक लेनी थी। तो यहाँ की करेंसी है लीरा, तो या तो आपके पास लीरा होनी चाहिए या फिर आपके पास इंटरनेशनल कार्ड होनी चाहिए। तो मेरे पास कार्ड तो जिनके पास भी ऐसे भी जो लोग ट्रैवल करते हैं उन्हें पता ही होता है, जो आप अपनी इंडियन रुपीज़ वहाँ चलती नहीं है, तो जिस कंट्री में आप ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ का करेंसी आपको पता होनी चाहिए। या तो आप वहाँ की करेंसी रखिए, अदरवाइज आप इंटरनेशनल कार्ड रखिए। मेरे पास दोनों ही थे, मेरे पास करेंसी भी थी और मेरे एक्चुअली यहाँ की करेंसी नहीं थी, मेरे पास डॉलर थे, तो वो डॉलर यहाँ पे चलते नहीं, बट मेरे पास इंटरनेशनल कार्ड थी। तो मैंने अपनी कार्ड स्वैप करके वहाँ से एक डाइट कोक लिया। अभी मैं जा रही हूँ अपने डिपार्चर गेट की तरफ। मैंने इसमें से कोई भी पार्ट कट नहीं किया है, क्योंकि आप लोग इस इस्तांबुल एयरपोर्ट का इंटरनल व्यू देख सकते हैं। मैंने भी इससे पहले 5 स्टार रेटेड एयरपोर्ट नहीं देखा था।
यहाँ पे मुझे डिस्प्ले बोर्ड नहीं दिखा था, तो मैं ये इस मशीन में मैं पता करने की कोशिश कर रही थी अपना गेट नंबर या फिर जो भी है हमारी गेट किधर है, कहाँ है। बट जैसे ही मैंने इसमें देखना स्टार्ट किया तभी मेरी नज़र डिस्प्ले बोर्ड पे गई। फिर मुझे इस पे देखने की ज़रूरत नहीं हुई क्योंकि मैं इंक्वायरी करके थक गई थी। उनकी बातें में क्लैरिटी नहीं होती है, तो वो ज़्यादा समझ में नहीं आती है। ये थोड़ी देर के एक्सपीरियंस में मुझे ये समझ में आ गया था कि यहाँ पे लोगों से पूछने से बेटर है आप खुद ढूंढो, खुद एक्सप्लोर करो, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि लोगों की बातें अगर समझ में नहीं आती है तो कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है। फिर मुझे फाइनली सामने में डिस्प्ले बोर्ड दिख गई थी, मुझे उसमें सब कुछ समझ में आ गई। यहाँ पे कौन सी गेट है, उसकी कितने बजे टाइमिंग है, डिले तो नहीं है, ऑन टाइम है, ये सब कुछ मैंने अच्छे से प्रॉपर रीचेक करके, एक बार तो मैं ऊपर में भी कर ली थी बट फिर भी यहाँ मैंने एक बार रीचेक किया और मैं आगे बढ़ी। यहाँ से मेरी इंडिगो की फ़्लाइट थी, मैं पहले ही ब्लॉग में बता चुकी हूँ। क्योंकि इंडिगो यूएस से नहीं जाती है तो इसलिए वो टर्किश एयरलाइंस से उसकी कुछ कॉन्ट्रैक्ट है। मेरी फेवरेट रेस्टोरेंट है मैकडी, और मैकडी दिखे और मैं वहाँ पे खाऊं नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है मेरे लिए। और अभी टाइम भी था और खाने से ज़्यादा मुझे भूख नहीं थी, मुझे बस ये देखना था जो हमारे इंडिया की जो मैकडी होती है उनके मेन्यू और यहाँ के मेन्यू में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस कुछ खास तो नहीं लगा, बस पोर्शन का डिफरेंस दिखा। एंड सिटी के अकॉर्डिंग तो महंगाई होगी, बट ऐसा कुछ नहीं लगा। हाँ, टेस्ट थोड़े डिफरेंट थे, पोर्शन थोड़े बिग साइज के थे। फिर ये ड्यूटी फ्री एरिया दिखा मुझे, वहाँ से मैंने ढेर सारे चॉकलेट्स वगैरह ख़रीदे ये ड्यूटी फ्री एरिया में। मैं तो इसके लग्जरीज ही देख करके हैरान थी, फिर मुझे समझ में आया कि क्यों ये 5 स्टार रेटिंग एयरपोर्ट है। ये सारे लोग वेट कर रहे हैं। यहाँ पे शाम के 7:30 होने को थे, इवनिंग का टाइम था यहाँ पे। फाइनली गेट से एंट्री हो गई थी फ़्लाइट में जाने के लिए। ये हम फ़्लाइट में भी एंट्री कर रहे थे। फ़्लाइट के अंदर चले गए। यहाँ में मुझे सीट सिलेक्शन का ऑप्शन मिला था टिकट बुकिंग के टाइम में, तो मैंने यहाँ पे विंडो लिया था क्योंकि ये केवल 6 आवर्स की फ़्लाइट थी, तो मुझे शांति से सोना था। इसमें 1 मील एंड 1 स्नैक्स का ऑप्शन था, बट मैंने स्नैक्स नहीं लिया, बट बस मैंने 1 मील ही लिया। विंडो सीट था, मैं अच्छे से यहाँ पे सेटल हो गई थी। यहाँ पे जो साथ में जो भी पैसेंजर ट्रैवल कर रहे थे वो भी बहुत अच्छे थे, वो कोई बिजनेसमैन थे यहाँ के, उनके साथ बड़ी अच्छी रास्ते कट गई, बहुत सारे स्टोरी उन्होंने बताया। अभी आपको वो लोग भी दिखेंगे मेरे साथ जो लोग ट्रैवल कर रहे थे। मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बहुत सारी बातें उनसे समझ में आई। You are going Delhi? Yes, From where? from Istanbul. Nice. And what about you? Going Delhi from SF, San Francisco. Not from France. You are a transit Yes, passenger. then. this is connecting flight. Okay. यही थे मेरे साथ जो पैसेंजर मिडिल एंड ऑयल सीट पे ट्रैवल कर रहे थे। बहुत सारी ये स्टोरी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हुए इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, जो कि मेरे इंटरनेशनल लॉ के भी टॉपिक हैं। फाइनली लैंडिंग हो चुकी थी। ये बैकग्राउंड देख करके ही समझ में आ गई होगी, जो ये हमारा अपना IGI है। अभी यहाँ पे भी इमिग्रेशन की प्रोसेस होगी।
पहले इमिग्रेशन करवाना होगा, फिर हमें मैं बेल्ट तक कोई भी पैसेंजर तभी इमिग्रेशन के बाद ही उन्हें सामान लगेज मिलेगी। ये अपना जाना पहचाना IGI का ये फेमस सा लुक है। बट इससे पहले जब भी इधर से जाती थी तो वो डोमेस्टिक अराइवल पे जाती थी, अभी इंटरनेशनल अराइवल पे हूँ। क्योंकि डोमेस्टिक अराइवल या डिपार्चर पे इमिग्रेशन की का एरिया डिपार्चर पे तो होता है बट अराइवल पे नहीं होता है। फाइनली अब मैं आ गई हूँ लगेज के लिए। अभी सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा आया हुआ है बाहर में, वो मेरा वेट कर रहा है, इसलिए मैं बहुत ईगरली चाह रही थी कि मेरा लगेज जल्दी आ जाए। बट आई होप जो चाहते हैं वो जल्दी होता नहीं है। काफ़ी टाइम वेट करने के बाद मेरी लगेज आई। हमारा सामान बेल्ट नंबर 14 पे आने वाला था। डिले का रीज़न ये हो गया जो उस सेम बेल्ट पे थोड़े थोड़े टाइम पे 2 एयरलाइंस की सामान डाल दिया था, तो थोड़ी कन्फ्यूजन भी हो गई थी। एक सिंगापुर एयरलाइंस और एक हमारी इस्तांबुल की, तो इसलिए थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी। मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, मुझे ही नहीं सारे पैसेंजर्स को। फाइनली मुझे मेरा लगेज मिला, मैं बाहर गई, मेरे हस्बैंड और बेटे मेरा वेट कर रहे हैं। फाइनली 1 मंथ के बाद हम मिले थे। इस खुशी को तो मैं शब्दों में व्यक्त भी नहीं कर सकती हूँ, ये आप समझ पा रहे होंगे। मॉर्निंग के 4 बज रहे थे, मेरा बेटा भी जगा हुआ था। 1 मंथ से मैं इससे भी दूर थी। फाइनली हम जा रहे हैं कार पार्किंग जोन में। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ एंड। अब मैं इंडिया आ गई हूँ, अभी मैं थोड़ी जेट लैग में हूँ, इसीलिए मैं ब्लॉग अभी नहीं डाल पा रही हूँ। अब मैं यहाँ के ब्लॉग अच्छे ब्लॉग मैं डालूँगी। अब आप सबको अपने इंडिया की ब्लॉग देखने मिलेगी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।